प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग बीए पार्ट 1 के शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड से अभिप्रेरणा की अधिगम में भूमिका अर्थात सीखने में मोटिवेशन का क्या रोल है का अध्ययन करेंगे। तो एक परिचय के रूप में हम पहले जाने क्या प्रेरणा एक कल्पना प्रक्रिया है। कल्पना होती है जो व्यवहार से संबंधित होती है। अप्रेरणा शब्द से प्राणी की सभी प्रकार की अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाओं का प्रक्रमों का बोध होता है। तो प्राणी में इस प्रक्रम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं किया जा सकता। इसके प्रभाव का निरीक्षण करके ही हम अभिप्रेरणा का आकलन कर सकते हैं। तो प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ के अनुसार प्रेरणा में किसी कार्य को करने का बोध होता है। इस अर्थ के अनुसार किसी भी प्रकार की उत्तेजना को अभिप्रेरणा कहा गया है। तो इस अर्थ के अनुसार किसी भी प्रकार की प्रेरणा को, किसी भी प्रकार की उत्तेजना को अभिप्रेरणा कहा गया है। उत्तेजना, इस अर्थ के अनुसार उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। हमारे व्यवहार के पीछे कोई न कोई उत्तेजना अवश्य होती है। तो हमारे व्यवहार के पीछे कोई न कोई उत्तेजना अवश्य होती है। तो यह उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी। इस प्रकार प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की उत्तेजना को शामिल किया गया है। तो आंतरिक अप्रेरणा और बाह्य अप्रेरणा दोनों प्रकार की प्रेरणा को। तो अप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ के अनुसार अप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द, लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ मूव या इंसाइट टू एक्शन, मूव या इंसाइट टू एक्शन होता है। इस अतः प्रेरणा एक ऐसी संक्रिया है जो किसी जीव को क्रिया हेतु उकसाती है। तो अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी जीव को कार्य करने के लिए उकसाती है, प्रेरित करती है। किसी जीव को कार्य करने के लिए उकसाती है या प्रेरित करती है। तो अप्रेरणा के मनोवैज्ञानिक अर्थ में अप्रेरणा तात्पर्य केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है। तो अप्रेरणा के मनोवैज्ञानिक अर्थ में, अप्रेरणा के मनोवैज्ञानिक अर्थ में उससे अप्रेरणा से तात्पर्य केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है, जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। इस अर्थ में बाह्य उत्तेजनाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है। दूसरे शब्दों में प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है, प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस शक्ति को न देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है। इस पर आधारित व्यवहार को केवल इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम प्रेरणा की परिभाषा देखेंगे। स्टीनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अर्थात अप्रेरणा जो है, अंतर्नोद अप्रेरणा, एक्साइटमेंट, उत्तेजना से ही अप्रेरणा का जागरण होता है। तो अप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, राजमार्ग, वे ऑफ हाईवे, राजमार्ग है। दूसरा है गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है।
कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। फिर तीसरा परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार अचीवमेंट इक्वल टू एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। तो अचीवमेंट इक्वल टू एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। अब प्रेरणा से निष्पत्ति प्राप्त होती है, अभिप्रेरणा से निष्पत्ति प्राप्ति होती है अर्थात उपलब्धि प्राप्ति होती है। प्रेरणा से व्यक्ति की योग्यता का विकास होता है, प्रेरणा से व्यक्ति की योग्यता एबिलिटी का विकास होता है। और एबिलिटी योग्यता तथा प्रेरणा से ही निष्पत्ति संभव है। योग्यता एंड प्रेरणा, योग्यता प्लस प्रेरणा या अभिप्रेरणा दोनों एक ही शब्द है, इक्वल टू उपलब्धि अचीवमेंट। जैसे हम किसी बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और बालक कॉलेज में सबसे अच्छा अंक लाता है अपने क्लास में या अपने बोर्ड में या अपने विश्वविद्यालय में, तो ये उसकी योग्यता और प्रेरणा का परिचायक है। उसे एक अच्छी पॉजिटिव अचीवमेंट मिला, उपलब्धि मिली। तो इस प्रकार फ्रेंडशिप का है सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। अगर सीखने में आपका लर्निंग एक्सपीरियंस सफल है तो सीखने के लिए अधिक प्रेरित करता है। किसी कार्य को आप करते हैं और आपका उस पर विजय है तो सफलता जल्दी मिलती है। तो एटकिंसन, फ्रेंडसन, गिलफोर्ड, जेम्स वेबर कई लोग परिभाषाएं दिए हैं। तो अब प्रेरणा के प्रकार का अध्ययन अब हम करेंगे। अभिप्रेरणा के प्रकार। अब प्रेरणाएं दो प्रकार की होती हैं, पहला है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। तो सकारात्मक प्रेरणा में जब बालक किसी कार्य को करने के लिए, जब बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, जब बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, स्वयं की इच्छा से, तो उसे सुख एवं संतोष मिलता है। क्या मिलता है? सुख एवं संतोष मिलता है। तो ये सकारात्मक प्रेरणा है, सुख एवं संतोष मिलता है। स्वयं की इच्छा से कोई कार्य करता है तो उसे सुख एवं संतोष, किस कार्य को करने से सुख एवं संतोष मिलता है, तो इसे सकारात्मक अभिप्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। तो शिक्षक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन और स्थितियों का निर्माण करके बालक को सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का आयोजन करके और परिस्थितियों का निर्माण करके बालक को पॉजिटिव मोटिवेशन का निर्माण करता है। तो इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। इस प्रेरणा को आंतरिक इंटरनल इंस्टिंक्ट प्रेरणा भी कहते हैं। दूसरा है नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो नकारात्मक प्रेरणा में क्या है कि इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से न करके, अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा से न करके दूसरे के इच्छा अथवा बाह्य प्रभाव कारण करता है, न करके दूसरे की इच्छा अथवा बाह्य प्रभाव के कारण करता है, बाह्य प्रभाव के कारण करता है, तो इसे
नकारात्मक प्रेरणा करते हैं। कार्य करने की इच्छा नहीं है लेकिन किसी के दबाव में आकर या किसी के कहने पर करता है। इस कार्य को करने से उसे किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार के कार्य में उसे शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, प्रतिद्वंदिता आदि का प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करते हैं। निंदा, पुरस्कार, प्रतिद्वंदिता। निंदा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और पुरस्कार, प्रतिद्वंदिता अर्थात प्रतियोगिता की भावना को लक्षित करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। यह प्रेरणा बाह्य प्रेरणा भी कहलाती है। बालकों को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा का प्रयोग ही अधिक उत्तम है, क्योंकि जो नकारात्मक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा से बालक में कार्य करने की अरुचि को उत्पन्न करती है। फलस्वरूप वह कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी अनुचित विधि को अपना सकता है। तो फिर भी शिक्षक का प्रयत्न यही होगा कि वह आंतरिक प्रेरणा का सहयोग करके बालक को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। इसका कारण बताते हुए ट्रेसी, रॉबिन्सन और भारत ने लिखा कि अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा से निम्नतर है। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बाह्य प्रेरणा जो है आंतरिक प्रेरणा से निम्नतर है। अब हम आगे प्रेरक के प्रकार अभिप्रेरक के प्रकार। तो प्रेरकों का वर्गीकरण, एक जन्मजात प्रेरक होता है और एक अर्जित, दो प्रकार के प्रेरक होते हैं। तो जन्मजात अप्रेरक, मास्लो के अनुसार जन्मजात अभिप्रेरक आंतरिक या शारीरिक, आंतरिक या शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक, आंतरिक या शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक होता है जन्मजात अभिप्रेरक। तो जन्मजात में भूख, प्यास, नींद, पहला है भूख, दूसरा प्यास, तीसरा नींद, चौथा काम, पांचवा प्रेम, छठवां क्रोध, सातवां मलमूत्र त्याग। तो ये जन्मजात अभिप्रेरक हैं। तो जन्मजात अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक होते हैं जो जन्म से ही विद्यमान रहते हैं, तो जन्मजात अभिप्रेरक कहलाते हैं। तो इसमें भूख, प्यास, नींद, काम, प्रेम, क्रोध और मलमूत्र त्याग, दर्द परिवर्जन, पेन एवॉइडेंस आदि प्रमुख हैं तथा ये सभी देश एवं काल के लोगों में एक ही रूप में पाए जाते हैं। सभी देश और काल में अर्थात सभी लोगों में एक ही रूप में पाए जाते हैं। तो ये है, इन अप्रेरकों की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति में समस्थिति अर्थात शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने का गुण निहित होता है। जैसे जब व्यक्ति को भूख लगती है तब वह इसके लिए तनाव उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति भोजन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो उसके मन मस्तिष्क में एक तनाव उत्पन्न होता है, तब वह भूख के लिए भोजन प्राप्त करने का प्रयास करता है और भोजन मिलने पर उसका तनाव कम हो जाता है। तनाव उत्पन्न हो
जाने से सम स्थिति में असंतुलन हो जाता है और तनाव कम होने पर पुनः सम स्थिति आ जाती है। इस प्रकार देखा आपने कि तनाव शिक्षकों के वर्ग में अध्यापन करते समय यह देखना अति आवश्यक है कि शिक्षार्थियों के शारीरिक अप्रेरकों की न्यूनतम संतुष्टि अवश्य रहे, अन्यथा वे अध्यापन के अच्छे से अच्छे पहलू को भी अभिप्रेरित नहीं हो पाएंगे। तो अप्रेरित नहीं हो पाएंगे और शिक्षक के प्रयास का नतीजा सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएगा। जैसे शिक्षार्थी यदि भूख से तड़प रहा है, स्वभावतः तड़प रहा है, तो वर्ग में शिक्षकों द्वारा बताई गई बातों को उसका बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा और इस तरह शिक्षक अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे कोई विद्यार्थी भूख से तड़प रहा है और उसके अध्यापक महोदय पढ़ा रहे हैं, तो उसका ध्यान उस अध्यापक के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर नहीं जाएगा और अध्यापक का जो उद्देश्य है वो निरर्थक साबित होगा। फिर दूसरा है बाह्य या अर्जित, बाह्य प्रेरक या अर्जित प्रेरक। अर्जित माने ग्रहण किया हुआ, तो बाह्य या अर्जित प्रेरक में क्या है कि इस प्रकार के प्रेरकों को व्यक्ति जन्म के बाद सीखता है। जैसे अभिप्रेरणा सभी व्यक्तियों में नहीं होते, प्रत्येक व्यक्ति में उसका रूप भी प्रायः भिन्न भिन्न होता है। ऐसे अप्रेरण व्यक्तियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते, तो उसका भिन्न रूप होता है, तो ऐसे अप्रेरक जीवित व्यक्तियों के आवश्यक नहीं होते। आत्मसम्मान, सामाजिक स्तर एवं इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज आदि बनने की इच्छा बाह्य या अर्जित प्रेरणा कहलाते हैं। अप्रेरण चाहे आंतरिक हो या बाह्य, आंतरिक हो ये आंतरिक है, ये बाह्य है, आंतरिक हो या बाह्य, परंतु उससे उत्पन्न होने वाले प्रेरणा सदैव आंतरिक ऊर्जा के रूप में ही होता है। तो मैस्लो ने इसके जो प्रेरणा के जन्मदाता का नाम था मैस्लो नाम जान लीजिए। तो मैस्लो प्रेरणा के जन्मदाता थे। मैस्लो के अनुसार जन्मजात या अर्जित, अभी आपने देखा, तो जन्मजात या अर्जित के बाद है कि मनोवैज्ञानिक प्रेरक, ये प्रेरक दुर्बल। उसके बाद व्यक्तिगत प्रेरक में जीवन लक्ष्य, आकांक्षा का स्तर, रुचि, मध्य व्यसन, ये व्यक्तिगत है। आदत का व्यवस्था, अचेतन प्रेरणा, आवृत्तियां। फिर अन्य सामाजिक प्रेरक, समाज द्वारा जो उत्पन्न हुआ है, सामुदायिकता, आत्मस्थापन, अर्जनात्मक, युयुत्सा। तो ये अर्जित प्रेरक को दो भागों में बांटा, एक व्यक्तिगत प्रेरक और ये अन्य सामाजिक प्रेरक। तो व्यक्तिगत प्रेरक में है 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 7 पार्ट है। और सामाजिक में 1 2 3 4। तो सामाजिक प्रेरक में 4। तो इस प्रकार आपने मनोवैज्ञानिक प्रेरक दशाओं में उत्पन्न होते हैं। इसके अंदर क्रोध, भय, प्रेम, दुख आदि संवेगों का स्थान दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रेरक में क्रोध, भय, प्रेम, दुख आदि संवेगों, इमोशंस को स्थान दिया जाता है मनोवैज्ञानिक प्रेरक में। सामाजिक प्रेरक में आत्मसुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता आदि बहुत प्रभाव डालते हैं। स्वाभाविक प्रेरक में ये खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति आदि जो है ये स्वाभाविक प्रेरक है। कृत्रिम प्रेरक दंड, प्रशंसा, पुरस्कार। तो प्रेरणा के स्रोत क्या है?
अब प्रेरणा के 3 स्रोत हैं, आवश्यकताएं, नीड्स, और अंतर्नोद या चालक और प्रोत्साहन प्रेरक। आवश्यकताएं और प्रेरणा के स्रोत। अब प्रेरणा के स्रोत। स्रोत में क्या है? पहला आवश्यकताएं। आवश्यकताएं। अब प्रेरणा के स्रोत में पहला है आवश्यकताएं। प्रत्येक प्राणी की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। प्रत्येक प्राणी की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकता प्राणी में किसी कमी की पूर्ति का संकेत होती है। किसी कमी की पूर्ति होगी तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। जैसे प्राणी के शरीर में पानी की कमी के लिए पानी की आवश्यकता का अनुभव होना, और भूख की कमी के लिए भोजन का, और क्या है, 2 वर्ग हो गए। तो आवश्यकता महसूस होना। आवश्यकताओं संतुष्टि और असंतुष्टि से व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। तो मनुष्य की आवश्यकताओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। शारीरिक आवश्यकताओं में मनुष्य को शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकताएं आती हैं, जैसे भोजन, जल और मलमूत्र विसर्जन आदि। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि होना आवश्यक है। मनोसामाजिक आवश्यकताओं में मनुष्य की मनोसामाजिक आवश्यकताओं में मनुष्य की सामाजिक पर्यावरण के कारण उत्पन्न मनोसामाजिक आवश्यकताएं आती हैं, जैसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक स्तर एवं पर्यावरण वातावरण के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याएं। तो भूख लगने पर मनुष्य को भोजन की आवश्यकता तुरंत होती है। भूख से उत्पन्न तनाव के कारण भोजन की प्राप्ति के लिए क्रियाशील हो उठता है। यह तनाव की स्थिति तब तक रहती है जब तक उसे भोजन प्राप्त नहीं हो जाता। तो बोरिंग और लाइनफील्ड मनोवैज्ञानिक के शब्दों में आवश्यकता प्राणी के अंदर का वह तनाव है जो उसे उद्देश्य लक्षित निश्चित प्रोत्साहनों की ओर प्रवृत्त करता है और उसकी प्राप्ति हेतु क्रियाओं को उत्पन्न करता है। अंतर्नोद या चालक क्या है? तो दूसरा है प्रेरणा के स्रोत में अंतर्नोद। अंतर्नोद या चालक, ड्राइव। अब प्रेरणा के स्रोत में दूसरा है अंतर्नोद चालक। तो आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव उत्पन्न करती है। यह तनाव जिस रूप में अनुभव होता है उसे अंतर्नोद या चालक कहते हैं। आवश्यकता जो है प्राणी के अंदर तनाव उत्पन्न करती है। तनाव जिस रूप में हमें मिलता है उसे अंतर्नोद या चालक कहते हैं। अंतर्नोद या चालक कहा जाता है। तो इस प्रकार सर्वप्रथम वुडवर्थ ने प्रस्तुत किया कि इस शब्द का जर्मनी पर्याय शब्द है ट्राइब। तो इस जर्मन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम फ्राइड के लगभग समान अर्थों में किया। संप्रत्यक पशुओं और मानव व्यवहार से संबंधित अध्ययनों पर किया जाने लगा। भोजन की आवश्यकता पर भूख लगना, पानी की आवश्यकता होने पर प्यास लगना और अंतर्नोद के उदाहरण है। ये चालक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राणी को क्रियाशील करते हैं, जैसे भूख लगने पर भोजन करना, प्यास लगने पर पानी पीना। ये अंतर्नोद का उदाहरण है। और प्राप्त करने के लिए क्रियाशील रहना। अंतर्नोदों के मुख्यतः 2 वर्ग बताए गए हैं। प्रथम वर्ग के अंतर्गत एनर्जी, जैविक या प्राथमिक अंतर्नोद आते हैं। ये अंतर्नोद वे हैं जो शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, प्रेम, क्रोध, मलमूत्र, त्याग। तो ये है अंतर्नोद या चालक। ये है जैविक अंतर्नोद, जन्मजात होते हैं। और उसके बाद है अनुमोदन, संबंधन, उपलब्धि, सत्य, प्रेरणा, आक्रामक प्रेरणा आदि इस प्रकार के अंतर्नोदों के उदाहरण
तो प्रोत्साहन को भी उद्दीपन कहते हैं। तीसरा क्या है? प्रोत्साहन। तो प्रेरणा के स्रोत में तीसरा है प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन क्या है? प्रोत्साहन को उद्दीपन भी कहते हैं, स्टिमुलस। प्रोत्साहन वायु वातावरण से प्राप्त होने वाली वह वस्तु है जो प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करती है, प्राणी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है तथा प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति कर आवश्यकता के कारण उत्पन्न अंतर्नोद या चालक को शांत करती है। जैसे भूख की पूर्ति के लिए भोजन और प्यास के लिए पानी संदर्भ में प्रोत्साहन है जो प्राणी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार काम चालक उद्दीपन है दूसरे लिंग का व्यक्ति, क्योंकि उसी से यह चालक संतुष्ट होता है। हम बोरिंग लाइन फील्ड उद्दीपन की परिभाषा उस वस्तु स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है जो व्यवहार को उद्दीप्त, उत्साहित या निर्देशित करती है, बोरिंग लाइन फील्ड के अनुसार। तो हिलगार्ड के अनुसार उचित प्रोत्साहन हुआ है जिसके प्राप्त होने से अंतर्नोद की तीव्रता कम होती है। फिर अगला है प्रेरक, मोटिव्स। चौथा क्या है? प्रेरक। प्रेरक क्या होता है? जो मोटिव करता है, मोटिव्स। मोटिव्स है कि प्रेरक अति व्यापक शब्द है। प्रेरक किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरक किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह अवस्था व्यक्ति की क्रियाशीलता को उत्पन्न करती है, अर्थात प्रेरित व्यक्ति की क्रियाशीलता को यह अवस्था उत्पन्न करती है। जब क्रियाशीलता तब तक रहती है, यह क्रियाशीलता तब तक रहती है जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात उद्दीपक और प्रोत्साहन, चालक, तनाव व नामों से जब पुकारा जाता है, जैसे आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, स्वभाव, स्थितियां, आवृत्तियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, ये सब रुचियां अस्थायी उद्दीपक हैं। तो किम्बल यंग मनोवैज्ञानिक ने कहा कि प्रेरक किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को कहते हैं जो उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। किम्बल यंग के अनुसार प्रेरक किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को कहते हैं जो उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार आपने देखा कि अप्रेरणा का परिभाषा और अप्रेरणा के प्रकार, अप्रेरणा का वर्गीकरण, फिर उसके बाद जन्मजात और अधिकतर प्रेरक का वर्गीकरण, फिर अप्रेरणा के स्रोत, आवश्यकता, अंतर्नोद, चालक, प्रोत्साहन और प्रेरक। तो आज की वीडियो क्लास यही समाप्त होती है और वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। मैं डॉक्टर विजय सिंह आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, थैंक्स।